हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं पांडास लाइब्रेरी का डाटा स्ट्रक्चर दैट इज डाटा फ्रेम, जो कि एक 2D डाटा स्ट्रक्चर होता है। डाटा फ्रेम से रिलेटेड ऑलरेडी हमारी 9 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज ये हमारा 10th पार्ट है। एज यू ऑल नोज कि हमारी जो सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है उसमें सीरीज और डाटा फ्रेम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट 30 मार्क्स की एग्जाम्स में आएगी और 30 मार्क्स जो है आउट ऑफ 70 30 मार्क्स जो है बहुत बड़ा पार्ट होता है। डाटा फ्रेम सीरीज वाला चैप्टर की हमारी सिर्फ टोटल 5 वीडियोस ही थी, वो एक छोटा सा टॉपिक था, बट डाटा फ्रेम का टॉपिक बहुत ही वास्ट है। इवन डाटा फ्रेम हमें 2 पार्ट्स में डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारा बेसिक पार्ट और सेकंड जो है वो एडवांस पार्ट हमारा होता है। बेसिक पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने क्रिएशन, एक्सेसिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये सब चीजें देखी हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे मैचिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशंस। मैचिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन इनडायरेक्टली हम अभी तक थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं, बट एग्जैक्टली वो होता क्या है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को डाटा फ्रेम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिन्हें नहीं पता है कि डाटा फ्रेम क्या होते हैं, उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप डाटा फ्रेम के बेसिक्स की जो फर्स्ट सेकंड वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं। उससे आपको डाटा फ्रेम के बारे में जो है वो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको पूरा पार्ट सिलेबस में है और अभी तक आपने नहीं किया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखिए ताकि आपको इजीली सारी चीजें जो हैं वो समझ आ जाएं। जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैचिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम मैचिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। मैचिंग और ब्रॉडकास्टिंग हम डाटा फ्रेम के साथ साथ थोड़ा बहुत सीरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीरीज पे भी सेम ऑपरेशन होते हैं और डाटा फ्रेम्स पे भी। सबसे पहली चीज की मैचिंग होती क्या है। जब हम सीरीज और डाटा फ्रेम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास रो और कॉलम के इंडेक्सेस होते हैं। तो जब हम किन्हीं 2 डाटा फ्रेम्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन केस में हम इंडेक्सेस को आपस में मैच करते हैं और तब हम आगे फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसे ही हम कहते हैं मैचिंग। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रीवियस सेक्शन टॉक्ड अबाउट हाउ पाइथन परफॉर्म्स बाइनरी ऑपरेशन, कि इससे पहले वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि बाइनरी ऑपरेशंस जो है वो कैसे परफॉर्म होते हैं। हमने इससे पहले वाली जो शायद 8th पार्ट है वीडियो का, उसमें बाइनरी ऑपरेशंस थे। 9th में हमने और एडिशनल फंक्शंस पढ़े थे, और उनका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहें तो। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक हमने बाइनरी ऑपरेशंस पे के बारे में पढ़ा है कि सीरीज और डाटा फ्रेम पे वो ऑपरेशंस कैसे होते हैं। एज लॉन्ग एज 2 ऑपरेंड ऑब्जेक्ट्स हैव सिमिलर शेप, कि जब तक 2 ऑब्जेक्ट्स की सिमिलर शेप है। सिमिलर शेप का यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर हम डाटा फ्रेम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दोनों डाटा फ्रेम्स में अगर सेम है, और अगर हम सीरीज की बात कर रहे हैं तो अगर दोनों डाटा फ्रेम में सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम इजीली ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। बट व्हाट इफ 2 ऑपरेंड ऑब्जेक्ट्स डिफर इन देयर शेप्स, कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की शेप जो है वो डिफरेंट है, यानी कि नंबर ऑफ रोज दोनों में अलग अलग है, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में अलग अलग हैं, उस केस में क्या होगा, उसे समझने के लिए हमें क्या जरूरी है, हमारे लिए मैचिंग और ब्रॉडकास्टिंग को समझना। To understand the working of arithmetic operators in such cases, we need to understand matching and broadcasting. You have read earlier that when you perform arithmetic operation on 2 series type objects, the data is aligned on the basis of matching indexes. इससे पहले वाले जो चैप्टर था, जब हमने सीरीज पढ़ी थी, उसमें भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को मैचिंग इंडेक्सेस के बेसिस पे अलाइन कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जितने मैचिंग इंडेक्सेस होते हैं उनके लिए तो रिजल्टेंट स्टोर हो जाता है, बट जितने भी नॉन ओवरलैपिंग इंडेक्सेस होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग इंडेक्सेस का मतलब क्या है कि एक डाटा फ्रेम में तो वो इंडेक्सेस हैं, एक सीरीज में तो वो इंडेक्सेस हैं,
बट दूसरे डाटा फ्रेम या दूसरी सीरीज में वो इंडेक्सेस प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हो गए हमारे नॉन ओवरलैपिंग इंडेक्सेस। तो उन केसेस में अरिथमेटिक ऑपरेशंस का रिजल्ट हमारा क्या स्टोर हो जाता है, नैन स्टोर हो जाता है, और नैन की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉट अ नंबर। और इसी चीज को हम वहां पे क्या कहते थे, डाटा अलाइनमेंट कहते थे पांडास ऑब्जेक्ट में। यहाँ पांडास ऑब्जेक्ट क्यों बोले, क्योंकि ये चीज जो है सीरीज और डाटा फ्रेम दोनों में सेम रहती है, और दोनों हमारे क्या है, पांडा लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग नेम दैट सीरीज है या डाटा फ्रेम, डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया, पांडास ऑब्जेक्ट। While performing arithmetic operations on data frame, the same thing happens कि यही सेम चीज जो होती है वो डाटा फ्रेम्स में भी होती है। जब भी हम दो डाटा फ्रेम्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारा पहले डाटा अलाइन होता है किसके बेसिस पे, मैचिंग इंडेक्सेस के बेसिस पे, ठीक है। यानी कि जो इंडेक्स दोनों डाटा फ्रेम में मैच हो रहे हैं उनका अरिथमेटिक ऑपरेशन कैरी आउट हो जाता है और रिजल्ट स्टोर हो जाता है। उसके बाद जो है नॉन ओवरलैपिंग इंडेक्सेस का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और उस केस में हमारा रिजल्ट क्या स्टोर होता है, नैन स्टोर होता है। तो पहले जो मैचिंग इंडेक्सेस है उनका डाटा अलाइन हो जाता है, उसके बाद नॉन ओवरलैपिंग इंडेक्सेस पे ऑपरेशन परफॉर्म होके उनमें क्या स्टोर हो जाता है, नैन हो जाता है। दिस डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ डाटा अलाइनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग इंडेक्सेस इज कॉल्ड मैचिंग। तो यही होता है हमारा मैचिंग। हम सीरीज वाले पार्ट में, डाटा फ्रेम वाले पार्ट में, दोनों में हम ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, बट हमें इस कॉन्सेप्ट का नाम नहीं पता था। हमने जब बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े तो हमने हर तरह के डाटा फ्रेम्स को ऐड किया, वहां हमारे रिजल्ट में नैन भी आ रहा था जब हमारे मैचिंग ऑपरेशंस नहीं हो रहे थे, यानी कि मैचिंग इंडेक्सेस नहीं थे, बट हमें ये नहीं पता था कि इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक में हमने फॉर्मली उस चीज के बारे में पढ़ा कि इस ऑपरेशन का नाम क्या होता है, मैचिंग होता है। और ये हमारे डाटा फ्रेम्स का, सीरीज का जो है वो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और मैं ट्राई करूंगी कि एक्सेल में आपको टेबल्स बना के ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा दूं, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। Another thing that you have read earlier is that when operations are carried out in vectorized way, then the same value is used to perform operation with each element. अब मैचिंग का हमने अभी तक जो है थ्योरी पार्ट हमने पढ़ लिया कि मैचिंग क्या होती है, कि जब हम दो सीरीज पे या फिर दो डाटा फ्रेम पे मैचिंग मतलब ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो पहले उनके इंडेक्सेस मैच होते हैं, उसके बाद ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम किसी सीरीज या डाटा फ्रेम को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सीरीज के केस में तो हमारे पास वन डायमेंशन है, तो या तो अगर हम किसी सीरीज को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है हमारा, मान लीजिए यहाँ हमें एग्जाम्पल के लिए ये एक सीरीज दी हुई है OB2। अब अगर हम इस OB2 में 2 ऐड करें तो क्या होगा, इन सारे एलिमेंट्स में 2 ऐड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करें तो इन सारे एलिमेंट्स से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। सिमिलरली डाटा फ्रेम जो है वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो डाटा फ्रेम के केस में अगर हम उसे किसी इंटीजर से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर किसी सिंगल रो और सिंगल कॉलम के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सबके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये देखिए पहले सीरीज का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब सीरीज को हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो सारे एलिमेंट्स जो है सीरीज के वो किससे मल्टीप्लाई हो गए, 3 से। यानी कि ये 3 जो है वो क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया हर एलिमेंट के साथ। और इसका जो रिजल्ट आया वो आप देख सकते हैं, सीरीज का हर एलिमेंट जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होके डिस्प्ले हुआ है, और इसी बिहेवियर को हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ये भी हमें ऑलरेडी पता थी, सिर्फ हमें नाम नहीं पता था। As you can see that the smaller object is broadcast across the size of large object, कि जो हमारा छोटा ऑब्जेक्ट था वो बड़े वाले ऑब्जेक्ट के साथ ब्रॉडकास्ट हो गया है, so that they have compatible shapes, ताकि दोनों की शेप जो है वो compatible हो जाए, दोनों की शेप एक जैसी हो जाए। Operation on data frames are also performed in the same manner by matching and broadcasting। जैसे अभी हमने सीरीज का एग्जाम्पल देखा, डाटा फ्रेम पे भी वैसे ही मैचिंग और ब्रॉडकास्टिंग जो है वो परफॉर्म होती है। और अब हम डाटा फ्रेम पे मैचिंग और ब्रॉडकास्टिंग को डिटेल में समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे 5 एग्जाम्पल ले रहे हैं, DF1, DF2, DF3, DF4 एंड DF5। अब ये हमने 5 एग्जाम्पल क्यों लिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये। तो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लेने का पर्पस ये है, जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम 2 डाटा फ्रेम के बीच में करेंगे, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। तो जब 2 डाटा फ्रेम के बीच में करेंगे तो दोनों डाटा फ्रेम्स की शेप जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और अलग अलग शेप को कंसीडर करने के लिए ही हमने यहाँ लिया। मेन डाटा फ्रेम हमारा हमने ले लिया DF1, ठीक है। DF1 में आप देख सकते हैं 3 रो हैं और 3 कॉलम है, और उनके इंडेक्सेस देखिए, कॉलम के इंडेक्सेस हैं ABC, रो के इंडेक्सेस हैं 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब एक डाटा फ्रेम हमने बिल्कुल सेम इसी शेप का ले लिया जैसे कि DF1 है, ताकि हमें ये पता चले कि जब हमारे पास दोनों डाटा फ्रेम सेम शेप के होते हैं तो इंडेक्सेस जो है वो सब मैच कर जाते हैं। तो यहाँ DF2 में भी वही रो इंडेक्सेस हैं और वही कॉलम इंडेक्सेस हैं, यहाँ भी 3 रो और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। फिर हमने एक डाटा फ्रेम लिया DF3, इसमें कॉलम तो 3 है जितने हमारे फर्स्ट डाटा फ्रेम में थे, उनके इंडेक्सेस भी ABC हैं, बट रो यहाँ पे कितनी है, 2 रो है। तो जब DF1 और DF2 में किया तो सारे मैचिंग इंडेक्सेस थे, बट जब हम DF1 और DF3 में करेंगे तो हमारे पास कॉलम्स तो सारे हैं लेकिन रो जो है सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है, थर्ड रो प्रेजेंट नहीं है। DF4 के केस में हमारे पास रो तो तीनों हैं और वही सेम इंडेक्सेस हैं 0, 1 एंड 2, बट कॉलम्स हमारे पास 2 ही हैं, दैट इज A एंड B, C कॉलम यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद एक और जो हमने डाटा फ्रेम लिया उसमें हमारे पास 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, और कॉलम्स भी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये फर्स्ट कॉलम तो A है लेकिन सेकंड कॉलम हमारा D है, D कॉलम हमारे डाटा फ्रेम में अभी तक नहीं आया था, ठीक है। तो इन 5 डाटा फ्रेम की हेल्प से हमारे सारे ऑपरेशन जो है, मतलब सारी कंडीशंस जो है वो कवर हो जाएंगी कि जब भी मैचिंग और ब्रॉडकास्टिंग होती है तो कौन कौन सी कंडीशंस आ जाती है, कि नंबर ऑफ रो सेम नहीं है तो कैसे होगा, नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो कैसे होगा, अगर इंडेक्सेस अलग अलग हैं जैसे कि ये 5th केस में है तो कैसे होगा। तो यहाँ से जो है हमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। Let us carry out the add operation on these data frame objects first manually using the matching principle and then match it with the result, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पहले मैचिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग के ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 डाटा फ्रेम्स को ऐड करना है, DF1 और DF2। बुक से देखने की बजाय हम एक काम करते हैं, हम खुद से इसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने इस चीज के लिए एक्सेल में ये 5 डाटा फ्रेम्स जो हैं वो यहाँ पर कैरी आउट कर लिए, बना लिए हैं। साथ ही साथ हमें इसका रिजल्ट भी देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पाइथन में भी इसे करके देखेंगे, क्योंकि हमें दोनों चीजें करनी है, मैन्युअली भी और प्रैक्टिकली भी, कि हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब यहाँ हमें करना है, ये मैं एनाकोंडा से स्पाइडर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो जुपिटर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप python.org जो सिंपल इंस्टॉलेशन है आपने वो की हुई है तो आपको पहले पांडास और नमपाई लाइब्रेरी जो है वो उसमें PIP कमांड की हेल्प से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो बेटर है कि आप एनाकोंडा यूज करें। एनाकोंडा में आप स्पाइडर, जुपिटर जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, या स्कूल में आपको जो भी चीज यूज करवाई जा रही है स्कूल कॉलेज में, वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट pandas as pd, नेक्स्ट इज इंपोर्ट numpy as np। हमने दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। अब हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरेज का यूज करेंगे। तो पहले हम एरे क्रिएट कर लेते हैं। एरे हम सेम वही बुक वाले जैसे ही क्रिएट कर लेंगे, पहले 3 रो 3 कॉलम का, और उसके बाद जो है सेकंड डाटा फ्रेम में भी 3 रोज 3 कॉलम, उसके बाद थर्ड में जैसे था उसी तरीके से हम करते जाएंगे। 3 डायमेंशनल, जिन स्टूडेंट्स को डाटा फ्रेम क्रिएट करना नहीं आता है
वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियो का देख सकते हैं, वहां से आपको डाटा फ्रेम की क्रिएशन जो है वो इजीली समझ आ जाएगी। अब यहाँ पहले हमें एक एरे क्रिएट करना है। अब हमें हमारे डाटा फ्रेम में 3 रो और 3 कॉलम चाहिए, तो हमें एरे भी कैसा क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम हो। तो 2D एरे चाहिए। तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हमारी सेकेंड डायमेंशन के लिए, अब जो उसके अंदर हमारा हर रो के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। फर्स्ट रो में हमने 3 एलिमेंट डाल दिए, अब सेकेंड रो में भी हमने 3 एलिमेंट डाल दिए। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड रो, इसमें भी हमने क्या कर दिया, 3 एलिमेंट्स जो है वो एड ऑन कर दिए। ठीक है, अब ये हमारा जो है एक एरे रेडी हो गया। बट जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो हमें कैसे करना पड़ता है, numpy डॉट एरे मेथड की हेल्प से हम एरे क्रिएट करते हैं। अदरवाइज वो हमारी क्या थी, एक लिस्ट थी, ना कि हमारा एरे था। ठीक है, साथ ही साथ हम एरे 2 क्रिएट कर लेते हैं। np डॉट एरे, सेम वही मेथड। अब फर्स्ट आउटर ब्रैकेट जो है वो 2 डायमेंशन के लिए, अब हर रो के लिए इनर डायमेंशन। साथ ही साथ हम वैल्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 10 20 30 इस तरीके से वैल्यूज हैं, तो यही वैल्यूज हम ले लेंगे, 10 20 30। इसके बाद हमारी सेकेंड रो स्टार्ट होगी, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट लिए, और उसमें वैल्यू क्या है हमारी 40 50 एंड 60। नेक्स्ट जो है हमारी थर्ड रो के लिए वैल्यूज क्या आ जाएंगी यहाँ पे, 70 80 एंड 90। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एरे क्रिएट हो गया। अब हम थर्ड एरे क्रिएट करते हैं। थर्ड एरे में हमारे पास क्या था, 3 कॉलम थे, लेकिन रो कितनी थी हमारे पास, 2 रो थी। ठीक है, तो इस बार हमें क्या वैल्यूज लेनी है, यहाँ पे हमारे पास 100 200 300 इस फॉर्मेट में वैल्यूज हैं, तो हम वही करेंगे, 100 200 300। यहाँ पे वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो कोई भी रैंडमली वैल्यूज ले सकते हैं। हम सेम वैल्यूज क्यों ले रहे हैं, ताकि हम हमारे रिजल्ट्स को जो है वो बुक से मैच कर सके। अदरवाइज यहाँ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही वैल्यूज लेनी है, आप चाहे जो मर्जी वैल्यूज यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए, चलिए मैं एरे 4 और 5 में अपनी तरफ से कोई भी रैंडम वैल्यूज ले लेती हूँ। एरे 4 में हमें क्या करना था, 3 रो और 2 कॉलम लेने थे, वही कर लेते हैं। अब फर्स्ट रो में हमें क्या करनी है, 2 वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड रो के लिए भी हमें क्या करनी है, कोई भी 2 वैल्यूज जो है हमें प्रोवाइड कर देनी है। फिर इसके बाद थर्ड रो के लिए भी हमने 2 वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ये हमारा थर्ड एरे बन गया कंप्लीट, सॉरी फोर्थ एरे। अब हमें फिफ्थ एरे क्रिएट करना है। फिफ्थ एरे में 2 रो और 2 ही कॉलम चाहिए, तो np डॉट एरे, अब यहाँ पे 2 रो और 2 ही कॉलम, तो यहाँ पे हमने रैंडमली वैल्यूज ले ली। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई और ये हमारी सेकेंड रो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पांचों एरे जो है वो रेडी हो गए। अब हमें एरे नहीं, हमें क्या चाहिए, डाटा फ्रेम। तो चलिए डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे अब इन एरेज की हेल्प से। डाटा फ्रेम क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है, लाइब्रेरी नेम डॉट मेथड नेम दैट इज पांडास डॉट डाटा फ्रेम, और ब्रैकेट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, वो 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से हमें एरे क्रिएट करना है। हमने डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो हम एरेज यूज कर रहे हैं। एरे 1 से हम फर्स्ट डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, और कॉलम्स की हेडिंग हम क्या देंगे। अब देखिए, एरे जो हमने क्रिएट किया, एरे के डिफॉल्ट इंडेक्सेस क्या होते हैं, 0 से लेके साइज -1 तक, रोज के भी और कॉलम्स के भी। अब रोज के इंडेक्सेस तो हमें वही चाहिए थे, 0 से साइज -1 तक, लेकिन कॉलम के इंडेक्सेस जो है वो हमारे एबीसी की फॉर्म में थे, तो वो इंडेक्सेस जो है हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे एबीसी की फॉर्म में। ठीक है, ए कोमा बी कोमा सी। तो ये जो है हमारा डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, df2 pd डॉट
डाटा फ्रेम, और इसमें हम कौन सा एरे प्रोवाइड करेंगे, AR2। ठीक है, यहाँ भी हमें कॉलम नेम्स क्या प्रोवाइड करने हैं, ABC, तो हम इसी को कॉपी कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड डाटा फ्रेम क्रिएट, PD डॉट डाटा फ्रेम, और इसमें हमें एरे क्या लेना है, थर्ड एरे AR3। AR3 में भी हमारे पास सेम कॉलम्स हैं ABC, तो हम उसी को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पे, DF4 हमने किसकी हेल्प से क्रिएट किया है, PD डॉट डाटा फ्रेम एरे 4 की हेल्प से, तो एरे 4। और अब इस बार हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, फोर्थ में देखिए हमारे पास 2 ही कॉलम थे, तो यहाँ पे हमें कॉलम्स की 2 ही वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो हम यहाँ सिर्फ A और B 2 कॉलम्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट DF5 पे, DF5 अगेन PD डॉट डाटा फ्रेम, इस बार हमें एरे 5 यूज करना है। एरे 5 के साथ हमें कॉलम नेम्स दिए, और आपको अगर ध्यान हो तो एरे 5 में 2 कॉलम्स थे, A एंड D कॉलम। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे जो है वो पांचों डाटा फ्रेम सब हमारे क्रिएट हो गए हैं। आप चाहें तो एक बार इन्हें डिस्प्ले करवा के देख सकते हैं। प्रिंट DF1, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ गया DF1 का। अब अगर मैं यहाँ DF2 कर देती हूँ तो ये हमारा आउटपुट है DF2 का। आप चाहें तो यहाँ से मैच भी कर सकते हैं। ये देखिए इसी फॉर्मेट में जो है हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने इसी फॉर्मेट में डाटा फ्रेम जो है वो क्रिएट किए थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सेकंड में 10 20 30 इस तरीके से वही हमारे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। अब हम थर्ड डाटा फ्रेम प्रिंट करवा देते हैं। थर्ड डाटा फ्रेम हमारा ये है। नाउ फोर्थ डाटा फ्रेम प्रिंट करवाते हैं। फोर्थ डाटा फ्रेम ये वाला है हमारा, और अब फिफ्थ डाटा फ्रेम जो है, फिफ्थ डाटा फ्रेम हमारा ये वाला है। अब हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम हटा देते हैं। हमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, हम एडिशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। एडिशन जो है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इजी होता है करना, तो हम एडिशन की हेल्प से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट दो जो हमारे डाटा फ्रेम है उनकी हेल्प से करेंगे। तो हम इन 2 डाटा फ्रेम्स को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम हो गया और ये हमारा सेकंड डाटा फ्रेम। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है, एडिशन करनी है। सेम इंडेक्सेस हैं, 0th रो और A कॉलम, यहाँ भी 0th रो A कॉलम है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये तीनों कॉलम सेम, ये वाली तीनों रोज आ जाएंगी हमारे पास रिजल्ट में, और यही वाले तीनों जो हैं वो कॉलम आ जाएंगे हमारे पास रिजल्ट में। अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 और 10 हमारा ऐड हो गया, इधर हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 0th रो के B कॉलम में 2 है, 0th रो के B कॉलम में 20 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 22। यहाँ 0th रो के C कॉलम में 3 है, यहाँ 0th रो के C कॉलम में क्या है, 30, तो आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट रो के A कॉलम में 4 है, यहाँ फर्स्ट रो के A कॉलम में 40 है, तो ये हमारा 44 हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट रो के B कॉलम में 5 है, यहाँ फर्स्ट रो के B कॉलम में 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, 55। यहाँ फर्स्ट रो के C कॉलम में 6 है और यहाँ फर्स्ट रो के C कॉलम में 60 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यहाँ सेकंड रो के A कॉलम में 7 है, सेकंड रो के A कॉलम में 70, तो ये हमारा 77, इस तरीके से ये 88 और ये 99। तो हमारा ये जो है वो रिजल्ट आ रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसे परफॉर्म करते हैं, DF1 एक डाटा फ्रेम ले लिया, अब इसमें हम स्टोर करवा रहे हैं DF1 प्लस DF2, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट DF। ठीक है, अब इसे रन करवा के देखते हैं।
ये देखिए रिजल्ट हमारा एग्जैक्टली वही आया है जो कि हमने यहाँ पे एक्सेल फाइल में जब हमने खुद से मैन्युअली इसे करके देखा तो आया था। तो यही चीज वो हमें कह रहा है कि जब हमारे पास दोनों डाटा फ्रेम्स की शेप जो है वो सेम होती है तो हमें रिजल्ट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैच इंडेक्स कर रहे हैं सारे के सारे, तो मैचिंग इंडेक्सेस को हम आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आई होप इतना पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जब हम DF1 और DF3 को ऐड करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं DF1 में तो हमारे पास 3 रो 3 कॉलम है, DF3 में क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी इसे करके देख लेते हैं। पहले हम इस पार्ट का काम हमारा हो गया, इसे हटा देते हैं। ठीक है, हमें अब DF1 और DF3 चाहिए, तो ये हमने ले लिया DF1 और ये हमने ले लिया यहाँ से DF3। ठीक है, अब जब हम इन दोनों डाटा फ्रेम को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों की शेप जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब जब हमें इन दोनों डाटा फ्रेम्स को ऐड करना है तो दोनों डाटा फ्रेम की शेप हमें सेम रखनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि इस डाटा फ्रेम में तो 3 रो है, लेकिन इस डाटा फ्रेम में हमारे पास 2 ही रो है, तो इस डाटा फ्रेम में भी हमें एक रो ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी रो, सेकेंड रो। अब जब इस डाटा फ्रेम में हम सेकेंड रो ऐड करेंगे तो इसमें हम वैल्यूज क्या ऐड करें, हमारे पास तो यहाँ पे कोई वैल्यूज है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देते हैं, नैन वैल्यूज ऐड कर देते हैं। तीनों में हमारी नैन वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हमें डाटा नहीं पता होता तो हम वहां पे क्या करते हैं, नैन वैल्यूज ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें तो थर्ड रो है ही नहीं, तो यहाँ पे थर्ड रो में हमने क्या ले लिया, नैन वैल्यू ले ली। अब दोनों की अब रो भी सेम हो गई, कॉलम पहले से सेम थे ही। अब इसका जब रिजल्ट स्टोर होगा तो रिजल्ट में भी हमारे पास क्या आएंगे, वही रो और वही कॉलम्स जो है वो स्टोर हो जाएंगे। यही वाले 3 कॉलम्स होंगे हमारे पास और यही वाली तीनों जो हैं वो रोज होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही रोज ले ली। अब रिजल्ट कैलकुलेट करते वक्त देखिए कि यहाँ पे जो 0th रो का फर्स्ट कॉलम था, ये वाला कॉलम, इसमें क्या था, 1, यहाँ पे क्या था, 100, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 101। 0th रो के बी कॉलम में यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 200, तो ये क्या हो जाएगा, 202। यहाँ 0th रो के सी कॉलम में 3, यहाँ 0th रो के सी कॉलम में 300, तो रिजल्ट क्या हो गया, 303। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा 404, यहाँ पे ये 505 एंड नेक्स्ट में 606। बट जब हम इस रो पे आएंगे तो इस वाले डाटा फ्रेम में तो सेकेंड रो का ए कॉलम 7 है, बट यहाँ पे सेकेंड रो के ए कॉलम में क्या है, नैन। नैन को जब हम किसी भी वैल्यू के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, नैन। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो हमारी क्या बन जाएंगी, नैन वैल्यूज बन जाएंगी और ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि सेकेंड रो जो थी, सेकेंड इंडेक्स वाली जो रो थी वो नैन थी, तो इसलिए हमारी रिजल्टेंट रो भी जो है वो क्या आई है, नैन आई है। अब हम इस पार्ट को प्रैक्टिकली चेक करते हैं। अगर हम यहाँ DF1 में DF3 ऐड करते और तब हम इसे रन करते तो हमारा आउटपुट क्या आता, ये देखिए यहाँ पे हमारी नैन वैल्यूज आई हैं। यहाँ पे एक चीज और नोटिस कीजिए, ये जो वैल्यूज हैं ये कैसी हैं, फ्लोट वैल्यूज। हमारा डाटा तो सारा इंटीजर था, तो ये फ्लोट वैल्यूज कैसे आई, क्योंकि जब भी नैन वैल्यू होती है तो नैन वैल्यू का डाटा टाइप हम फ्लोट कंसीडर करते हैं, तो जिस भी कॉलम में कोई भी नैन वैल्यू होती है उस कॉलम का डाटा टाइप किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इन तीनों कॉलम्स में वैल्यू किस में आ गई, फ्लोट में आ गई। यही सेम चीज हमें यहाँ बताई गई है। जब हमने DF1 और DF3 को ऐड किया, DF1 में तो हमारे पास 3 रो थी, बट DF3 में हमारे पास 2 ही रो थी, तो थर्ड रो हमने उसमें ऐड की। थर्ड रो में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, तो वो नैन कंसीडर होती है, तो इसलिए रिजल्टेंट में हमें थर्ड रो जो है वो क्या मिली, नैन मिली।
और बाकी जो है वो मैचिंग इंडेक्सेस को ऐड कर दिया। जब हमने इसे प्रैक्टिकली करके देखा तो हमें आउटपुट यही सेम मिला है जो मैंने अभी अभी आपको करके दिखाया है। जब हम चीजों को साथ साथ प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमारे सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। कई बार जब हम बुक से सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ते रहते हैं तो हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पे इन्होंने किया नहीं है, DF1 और DF4 को ऐड करना है। आगे भी ये पार्ट नहीं है, चलो हम कर देते हैं। DF1 5 से पहले हम DF4 को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, अब हमें यहां से क्या करना है, DF4 चाहिए। ये सारा पार्ट हम हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें यही वाला फर्स्ट डाटा फ्रेम चाहिए, हमने इसे कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ये फोर्थ डाटा फ्रेम। ठीक है, तो हमने इसे भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट डाटा फ्रेम में हमारे पास कितनी रो है, 3 रो है। यहाँ भी हमारे पास कितनी रो है, 3 रो है। तो हमारे पास रिजल्ट में भी यहाँ कितनी रो हो जाएंगी, 3 रो हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ हमारे पास 3 कॉलम है बट यहाँ हमारे पास 2 ही कॉलम है। तो पहले तो हमें इनके कॉलम सेम करने पड़ेंगे। A, B और C है, यहाँ पे A और B है, तो यहाँ पे हमें C कॉलम जो है वो ऐड करना पड़ेगा। अब C कॉलम में वैल्यूज क्या ऐड करें, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज नहीं पता है, तो हम क्या ऐड करेंगे, नैन वैल्यूज ऐड करेंगे। तो तीनों कॉलम्स में हम क्या कर देंगे, नैन वैल्यूज जो है वो ऐड करवा देंगे। अब यहाँ पे भी कॉलम्स जो है वो सेम हो गए, तो हमारे रिजल्ट में भी क्या आ जाएंगे, 3 कॉलम आ जाएंगे, A, B और C। ठीक है, अब इनका जब रिजल्ट स्टोर होगा तो यहाँ पे 0th रो में A कॉलम में 1 है, यहाँ 1000 है, तो यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1001। B कॉलम में क्या हो जाएगा, 2002। अब C कॉलम में रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे तो 0th रो के C कॉलम में 3 था, यहाँ 0th रो के C कॉलम में क्या था, नैन। तो जब नैन को ऐड किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, नैन मिला। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा हमारा 4004, देन यहाँ पे 5005, बट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगेन नैन, क्योंकि जब नैन को 6 के साथ ऐड किया तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, नैन मिलेगा। देन 7 और 7000 को ऐड किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 7007। 8 को 8000 से ऐड किया तो हमें यहाँ 8008 मिला, बट जब 9 को हमने नैन के साथ ऐड किया तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला, नैन मिला। यही सेम चीज अब हमारा यहाँ पे आप आउटपुट देखिए ध्यान से, जब हम इस पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो भी हमें आउटपुट यही मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, DF4, बट ध्यान दीजिए हमने यहाँ वैल्यूज चेंज कर दी थी। मैंने आपसे कहा था कि वैल्यूज हम कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे भी क्या होगा कि क्योंकि DF1 में हमारे पास कितने कॉलम है, 3, DF4 में कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम है, रो इक्वल है, तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन थर्ड कॉलम जो है वो क्या रहेगा, नैन रहेगा। तो अब इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए C कॉलम जो है वो हमारा नैन आया है और A और B कॉलम में डाटा स्टोर्ड है। A और B कॉलम का डाटा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 23 था, 23 + 1 24 हुआ, 34 + 2 हमारा क्या हुआ, 36 हुआ। उसके बाद C कॉलम यहाँ था ही नहीं, तो 3 और C जब ऐड हुए तो नैन मिला। नेक्स्ट रो पे आए, 4 और 54 ऐड हुए तो 58 मिला हमें। यहाँ पे फिर 67 और 5 ऐड हुए तो 72 मिला, देन नैन। इस तरीके से जो है एडिशन परफॉर्म हुई। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे, दैट इज DF5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट डाटा फ्रेम ही चाहिए, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, फिफ्थ डाटा फ्रेम। ठीक है, तो हमने फिफ्थ डाटा फ्रेम को यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे कितनी रो है हमारे पास, 3 रो। यहाँ पे कितनी रो है, 2 ही रो है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी रो, सेकंड रो। वैल्यूज यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमने क्या ऐड कर दिया, नैन वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पे स्टोर करवा दी। ठीक है,
अब कॉलम्स पे आ जाइए। यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम, लेकिन कॉलम कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी। जब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कॉलम 2 तो है, लेकिन कौन कौन से? ए और डी, यानी कि ना तो यहाँ पे बी कॉलम है ना ही सी कॉलम, तो हमें दोनों ही कॉलम्स क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे, बी कॉलम भी और सी कॉलम भी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कौन सा कॉलम अवेलेबल नहीं है? डी कॉलम। इधर डी कॉलम था, लेकिन यहाँ पे डी कॉलम नहीं है, तो इसमें हमें कौन सा कॉलम ऐड करना पड़ेगा? डी कॉलम। और यहाँ पे हमें कौन सा कॉलम ऐड करना पड़ेगा? बी और सी कॉलम। ठीक है। अब वैल्यूज हमारे पास है नहीं, तो हम कौन सी वैल्यूज स्टोर करवा देंगे? नैन वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। ठीक है। सिमिलरली इन वाले दोनों कॉलम्स में भी, अब हम चाहें तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस क्या है? ए बी सी एंड डी। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास सेम सीक्वेंस आ जाए, ए बी सी एंड डी। तो इस कॉलम को हम यहाँ से क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। इसे हम लास्ट में ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले लेंगे सी कॉलम, और इधर हम ले लेंगे बी कॉलम। ठीक है। वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो हम क्या स्टोर कर देंगे? नैन वैल्यू स्टोर कर देंगे सारे कॉलम्स में। इधर भी हमने सब में क्या किया? नैन वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब देखिए, अब हमारे पास जो है डाटा इक्वल हो गया है। यहाँ भी हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, और यहाँ भी हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास 3 रो हैं, और यहाँ भी हमारे पास 3 रो हैं। तो अब जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा? 3 रो होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है। और कॉलम्स कितने होंगे? इस तरीके से 4 कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी वो देखिए। सबसे अलग यही वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स अलग थे। 0th रो ए कॉलम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 0th रो ए कॉलम यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। तो 101 और 1 दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 102 हमारे पास स्टोर हो गया। ठीक है। नाउ 0th रो बी कॉलम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे क्या है? नैन। 0th रो सी कॉलम यहाँ एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे क्या है? नैन। तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? हमारे पास नैन स्टोर हो जाएगा। अब आ जाते हैं डी कॉलम पे। यहाँ पे 0th रो डी कॉलम नैन है, यहाँ पे 0th रो डी कॉलम 201 है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा? जब नैन को ऐड किया, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? नैन आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पे फर्स्ट रो ए कॉलम यहाँ पे है, फर्स्ट रो ए कॉलम यहाँ पे भी है, तो ये दोनों ऐड होके क्या मिल गए हमें? 405 यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। बट उसके बाद बी और सी कॉलम यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? नैन आ जाएगा। डी कॉलम इधर है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? नैन। तो इन तीनों कॉलम्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? नैन आ जाएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं सेकेंड रो में। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रो एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पूरी सेकेंड रो क्या है? नैन। तो जब हम नैन को ऐड करेंगे किसी भी वैल्यू से, तो हमें क्या मिलेगा? अगेन हमें नैन मिलेगा। तो यहाँ भी हमारे पास सारा डाटा जो है वो क्या हो जाएगा? नैन वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए, रिजल्टेंट आउटपुट में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज मिली, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो क्या हो गई? नैन वैल्यूज हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो मैचिंग डाटा है सिर्फ और सिर्फ वही ऐड होता है, उसके अलावा सारी वैल्यूज जो है वो क्या हो जाती हैं? नैन हो जाती हैं। और इसे ही हम कहते हैं मैचिंग, यानी कि सबसे पहले हम जिन डाटा फ्रेम्स के बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, उन डाटा फ्रेम की इंडेक्सेस को मैच करेंगे। इंडेक्सेस को मैच करने के बाद डाटा अलाइन किया। पहले हमने इंडेक्सेस मैच किए, फिर डाटा अलाइन किया, और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म किया। जो मैचिंग ओवरलैपिंग इंडेक्सेस थे वो हमें रिजल्ट दे देते हैं, और बाकी सब में क्या आ जाता है? नैन स्टोर हो जाता है। एक बार इसे हम यहाँ पे भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने दोनों को ऐड किया, तो जब हम इसे रन करेंगे हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगा कि सिर्फ ये वाली दोनों वैल्यूज जो हैं वो
पॉजिटिव है, अदरवाइज सब में क्या स्टोर है हमारा, नैन वैल्यू स्टोर है। तो आई होप मैचिंग ऑपरेशन जो है वो सबको समझ आ गया होगा, बट फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेटर पे। ठीक है, यहाँ पे आप बुक में भी देख सकते हैं DF1 में हमारे पास 3 रो 3 कॉलम थे, लेकिन DF5 में D कॉलम भी था, तो इसलिए हमने DF1 में D कॉलम ऐड किया। सिमिलरली DF5 में A कॉलम था और 0 और 1 रो थी, D कॉलम था और 0 और 1 रो थी, तो उसमें पहले हमने सेकंड रो ऐड की और उसके बाद हमने उसमें B और C कॉलम्स को भी ऐड किया। उसके बाद हमें जो रिजल्टेंट मिला उसमें देख सकते हैं कि सिर्फ मैचिंग इंडेक्सेस जो थे वो यही वाले थे, इन्हीं में पॉजिटिव रिजल्ट आया, बाकी सब में क्या स्टोर हो गया, नैन, क्योंकि B और C कॉलम यहाँ पर थे बट इस वाले डाटा फ्रेम में नहीं थे, D कॉलम इस वाले डाटा फ्रेम में था बट फर्स्ट वाले में नहीं था। As you can see that operation is carried out only for matching indexes as well as column, की ऑपरेशन जो है वो सिर्फ मैचिंग इंडेक्सेस और कॉलम्स के लिए ही परफॉर्म होता है। For a value which does not have a matching index or column in other object, यानी कि जो हमारे मैचिंग इंडेक्सेस और कॉलम्स हैं अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स में नहीं है तो आउटपुट में क्या प्रोड्यूस होता है, नैन प्रोड्यूस होता है। अब इसी तरीके से हम ब्रॉडकास्टिंग को समझेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग जो है वो डाटा फ्रेम्स में किस तरीके से होती है। उसे समझने के लिए हमने क्या किया है कि हमने दो डाटा फ्रेम्स ले लिए हैं। See below two data frames, namely row and column, that are created by extracting middle row and middle column respectively from the above shown data frame DF1. वीडियोस के पहले पार्ट में हमने डाटा फ्रेम से इंडिविजुअल रोज और कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखा था। उन्हीं मेथड्स की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या किया है कि डाटा फ्रेम की एक इंडिविजुअल रो एक्सट्रैक्ट कर ली है और यहाँ से डाटा फ्रेम का एक इंडिविजुअल कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब ये एक्सट्रैक्शन हुई वीडियो अगर आपको जानना है कि हम रो कॉलम के लिए और कौन कौन से, यहाँ हमने LOC मेथड यूज किया है, इसके अलावा ILOC, IAT, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो आप वीडियोस में देख सकते हैं। आई थिंक 6th पार्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है समझने वाली वो ये कि हमने जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया DF1.LOC 1, कॉलन, इसका मतलब क्या है, DF1 हमारे पास डाटा फ्रेम था, ये वाला डाटा फ्रेम जो था हमारा ये DF1 था जिसमें 3 रो 3 कॉलम थे। हमने इसमें से कौन सी रो एक्सट्रैक्ट की है, फर्स्ट रो। अब यहाँ पे फर्स्ट रो ली तो यानी कि फर्स्ट रो सेलेक्ट होगी। कॉलम्स में हमने सिर्फ ब्लैंक छोड़ा है यानी कि सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए, तो फर्स्ट रो के सारे कॉलम यानी कि ABC तीनों जो है वो सेलेक्ट हो गए, यानी कि बेसिकली हमारी ये वाली रो जो है वो सेलेक्ट हो गई। बट जब हमने आउटपुट लिया तो एक सिंगल रो है यानी कि 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो वो इस तरीके से एक सीरीज की तरह हमारा जो है बन जाता है, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है, यहाँ पे और कोई रो नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 डायमेंशन। इसी तरीके से जब हमने कॉलम को एक्सट्रैक्ट किया, हमने रो वाला पार्ट एम्प्टी रखा यानी सारी रो सेलेक्ट हो गई, बट कौन से कॉलम की, सिर्फ और सिर्फ B कॉलम की, यानी कि इस B कॉलम की हमारी सारी रो सेलेक्ट हुई है, यानी कि ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया है 258। बट 258 एक इंडिविजुअल कॉलम है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, सीरीज, क्योंकि ये एक 1 डायमेंशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको एक यही चीज है जो मेन ध्यान देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये हो जाती है कि यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है वो क्या क्रिएट हुआ है, क्या हमने किया है, डाटा फ्रेम से एक्सट्रैक्ट किया है तो वो डाटा फ्रेम ही होगा, बट ऐसा नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ। इस वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, रो और कॉलम ही ले लेते हैं हम। DF1 से एक्सट्रैक्ट करना है तो DF1.LOC, और इसके साथ हमने क्या लिया है, हमें कौन सी रो चाहिए, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो वही हम करेंगे, हमने क्या ले लिया, फर्स्ट रो। अब कॉलम्स हमें सारे चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉलन लगा देंगे। ये ध्यान रखना यहाँ कॉलम लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। अब इससे क्या होगा, फर्स्ट रो के सारे कॉलम्स जो हैं वो सेलेक्ट हो गए। इसे आप प्रिंट करवा के देख सकते हैं, प्रिंट रो।
इसे सेव कर लेते हैं और इसे रन करवाते हैं। तो ये देखिए ये हमारी फर्स्ट रो जो है प्रिंट हो गई। फर्स्ट रो इंडेक्स हमारा कौन सा था, यानी कि मिडल वाली, ये 0th रो थी, ये हमारी फर्स्ट रो थी, तो ये हमारी सेलेक्ट हो गई 4 5 6। बट अगर मैं यहाँ पे इसकी शेप प्रिंट करवाऊं, रो डॉट शेप, शेप के साथ राउंड ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। ये देखिए ये इसकी शेप प्रिंट हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 3 प्रिंट हुआ, कोमा उसके बाद कुछ नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, हमने नंपाई अरेज में भी पढ़ा था, डाटा फ्रेम में, सीरीज में, कि शेप क्या होती है। शेप का मतलब क्या है, शेप हमें नंबर ऑफ डायमेंशंस बताता है, साथ ही साथ हर डायमेंशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये बताता है। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, यानी कि ये 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही अगर मैं df1 की रो df1 की शेप प्रिंट करवाती, प्रिंट df1 डॉट शेप, ये देखिए df1 की शेप क्या है 3,3, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आए, फर्स्ट रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए, ठीक है। बट रो जो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है उसमें एक ही एलिमेंट है 3, यानी कि वो 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशन पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, ये 2 डायमेंशन है और हर डायमेंशन पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है जिसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक कॉलन एक्सट्रैक्ट करें, इसी तरीके से df1 डॉट loc, इस बार हमें रोज तो सारी चाहिए लेकिन कॉलन कौन सा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बी कॉलन चाहिए, तो वो हमने कर लिया। अब जब हम इसकी भी शेप प्रिंट करवा लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कॉलन डॉट शेप, ठीक है। अब हम इसे रन करवाते हैं। ये देखिए आउटपुट, रो की भी शेप आपकी सेम आई है, कॉलम की भी शेप जो है वो सेम आई है, लेकिन डाटा फ्रेम की शेप अलग है। क्योंकि रो और कॉलम 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं तो उनकी टपल्स में सिर्फ एक एक एलिमेंट है, और df1 जो है डाटा फ्रेम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो उसकी शेप में 2 एलिमेंट है। तो आई होप यहाँ से ये चीज सबको समझ आ गई होगी। रो और कॉलम जो है वो अब 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, सीरीज बन चुके हैं, अब वो डाटा फ्रेम नहीं रहे, क्योंकि डाटा फ्रेम 2D स्ट्रक्चर है, सीरीज हमारा 1D स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये सीरीज क्यों बना, क्योंकि जब हमने इसे प्रिंट करवाया तो आपने देखा था, इधर यहाँ पे ये स्क्रॉल अप करके देख लीजिए आउटपुट में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज के साथ साथ हमारे पास एसोसिएटेड इंडेक्सेस भी थे, तो इसलिए ये हमारी क्या है, सीरीज है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमने दोनों एक्सट्रैक्ट कर लिए। एक्सट्रैक्ट क्यों किए, क्योंकि हमें ब्रॉडकास्टिंग जो है वो स्टडी करनी है। हमने सीरीज के केस में ब्रॉडकास्टिंग देखी थी कि एक सीरीज को एक इंटीजर से जब मल्टीप्लाई किया था तो वही इंटीजर जो है सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ था, सबके साथ ब्रॉडकास्ट हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट था कि जब हमने इस OB2 सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 जो है वो ब्रॉडकास्ट होके हर एलिमेंट के साथ आ गया था। इसी तरीके से डाटा फ्रेम के केस में भी जब एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंटीजर जो है वो हर एलिमेंट के लिए रो और कॉलम में जो है ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो वो इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता, बट क्योंकि डाटा फ्रेम 2D स्ट्रक्चर है तो जब हम उसे किसी सीरीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो सीरीज भी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होती है। तो वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो सीरीज का लेके समझाया गया है। Carefully notice the row and column objects created from data frame df1 and their shape, कि हमें रो और कॉलम को ध्यान से नोटिस करना है और उनकी शेप भी नोटिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो शेप है वो हमें क्या बता रही है कि ये जो है 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं। Let us see how these will perform an arithmetic operation। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो सब्ट्रैक्शन का लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले df1 में से रो को सब्ट्रैक्ट किया है। रो हमारी क्या थी, ये हमारी रो थी 4 5 6, इसके कॉलम्स क्या थे, A B and C, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा df1 था, df1 में भी हमारे कॉलम्स क्या थे, A B and C, रो में भी हमारे कॉलम्स क्या है, A B and C। ब्रॉडकास्टिंग करने से पहले हमें क्या करना होता है, मैचिंग करनी होती है।
ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ तभी होगी जब हमारे पास मैचिंग इंडेक्सेस होंगे, अदरवाइज पहले इंडेक्स मैच होंगे फिर ब्रॉडकास्टिंग होगी। यहाँ इस केस में इधर कॉलम्स भी एबीसी हैं, यहाँ वाले कॉलम्स भी एबीसी हैं, तो हमारे इंडेक्सेस जो है मैच हो गए। अब एक और चीज, जब भी ब्रॉडकास्टिंग होती है तो ब्रॉडकास्टिंग बाय डिफॉल्ट जो है वो कॉलम्स पे अप्लाई होती है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग के केस में कॉलम्स के इंडेक्सेस जो है वो मैच करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे हमारे पास एक ही इंडेक्सेस हैं। डाटा फ्रेम में तो रो और कॉलम दो तरह के इंडेक्सेस थे, लेकिन सीरीज में एक ही तरह के इंडेक्सेस हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इस एक तरह के इंडेक्स को डाटा फ्रेम के कॉलम वाले इंडेक्स से मैच करें या डाटा फ्रेम के रो वाले इंडेक्स से मैच करें, ठीक है। तो डिफॉल्ट जो होता है वो कॉलम से मैच होता है, लेकिन अगर हम एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करें तो हम उन्हें रो से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। बट डिफॉल्ट कॉलम से होता है। पहले डिफॉल्ट वाला देखते हैं, उसके बाद हम खुद से एक्सेस प्रोवाइड करना भी सीखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम्स के एक्सेस मैच होंगे बाय डिफॉल्ट, तो कॉलम्स के एक्सेस मैच हो रहे हैं, यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एबीसी है, तो ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट रो भी 4 5 6 हो जाएगी, सेकंड रो भी 4 5 6 हो जाएगी, और थर्ड रो भी हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, 4 5 6 हो जाएगी। सिंस शेप्स डिफर ब्रॉडकास्टिंग विल बी डन, क्योंकि दोनों की शेप अलग अलग है तो क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग होगी। बाय डिफॉल्ट द मैचिंग इज डन ऑन कॉलम्स, की मैचिंग जो है वो कॉलम्स पे होती है। हेंस द वैल्यूज विल बी रेप्लिकेटेड टू मैच द शेप। नाउ इंटरनली द टू ऑब्जेक्ट्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड टू, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा df1 था, ये एक्चुअल डाटा फ्रेम जो है वही है, लेकिन ये जो हमारी सीरीज थी जो रो नाम से हमने एक्सट्रैक्ट की थी वो क्या हो गई, ब्रॉडकास्ट हो गई, फर्स्ट रो के साथ भी, सेकेंड रो के साथ भी और थर्ड रो के साथ भी। और अब हमने इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा रिजल्ट क्या मिला, क्योंकि 1 - 4 इज -3, 2 - 5 -3, 3 - 6 -3, 4 - 4 0, 5 - 5 0, 6 - 6 0 हो गया। देन 7 - 4 is 3, 8 - 5 is 3, 9 - 6 is 3। तो ये हमारा जो है वो रिजल्टेंट आउटपुट हो गया। हम चाहें तो इसे एक बार प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। ये शेप वाला पार्ट हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमने एक डाटा फ्रेम df ले लिया, उसमें हमें क्या स्टोर करना है, df1 माइनस रो, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट df। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए हमें सेम वही रिजल्ट मिला, क्योंकि हमारा डाटा फ्रेम यही वाला था। तो जब हमने df1 में से उसकी मिडल रो सब्ट्रैक्ट की तो ये हमें आउटपुट मिल गया, हमारी रो जो है वो ब्रॉडकास्ट हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे पास जो कॉलम था, हमने जो कॉलम यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब रो एक्सट्रैक्ट की डाटा फ्रेम से तो उसके इंडेक्सेस क्या थे, 4 5 और 6। किस तरीके से, ये आप यहां से देख सकते हैं, ये df1 है। जब हमने df1 की फर्स्ट रो एक्सट्रैक्ट की तो यहाँ पे इसके इंडेक्सेस क्या थे, a, b और c, ठीक है। बट जब हमने df1 से b कॉलम एक्सट्रैक्ट किया, अब इस कॉलम के इंडेक्सेस क्या हैं, 0 1 एंड 2। आप चाहे तो प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ कॉलन। ये देखिए कॉलम के इंडेक्सेस ये हैं, साथ साथ अगर मैं रो को भी प्रिंट करवा दूं तो ये देखिए ये हमारी रो है जिसके हमारे इंडेक्सेस क्या है, ABC, और ये हमारा कॉलम है, कॉलम के इंडेक्सेस क्या है हमारे, 0 1 एंड 2, ठीक है। तो अब जब हम कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला कॉलम, तो बाय डिफॉल्ट हमने देखा है अब ये हमारा वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इस कॉलम के इंडेक्सेस हमारे ये हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ही तरह के इंडेक्सेस होते हैं, तो वो हमारे सीरीज में इंडेक्स क्या है, 0 1 एंड 2। तो जब हम डाटा फ्रेम df1 में से कॉलम सीरीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने यहाँ एक्सेस तो प्रोवाइड किया नहीं, तो ये इंडेक्सेस किससे मैच करेगा, कॉलम से, a b c से। तो अब ना तो A कॉलम है यहाँ, ना B कॉलम है, ना C कॉलम है। सिमिलरली ना डाटा फ्रेम में 0th कॉलम है, ना फर्स्ट कॉलम है, ना सेकंड कॉलम है। तो यहाँ तो हमारे इंडेक्सेस ही मैच नहीं हुए।
तो सबसे पहले हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, इंडेक्सेस जो है वो मैच करने पड़ेंगे। इंडेक्सेस मैच हम कैसे करते थे, जैसे कि अभी हमने DF5 के केस में देखा था। यहाँ पे आपने देखा था जो कॉलम्स इस डाटा फ्रेम में प्रेजेंट नहीं थे वो यहाँ ऐड किए, जो यहाँ प्रेजेंट नहीं थे वो यहाँ ऐड किए। अगर यही सेम पार्ट हम उसके लिए करके देखें तो पहले हमें फर्स्ट डाटा फ्रेम हम कॉपी कर लेते हैं उसके लिए। ये हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम है और वहां पे जो सेकंड हमारी सीरीज है वो क्या है, इसी वाले डाटा फ्रेम की मिडल वाला कॉलम है, ये कॉलम। ठीक है, तो यहां से हम इसे ले लेंगे 2, 5 एंड 2, 5 एंड 8। ठीक है, ये हमारी सीरीज है। इस सीरीज के इंडेक्सेस हमारे क्या हैं, 0, 1 एंड 2। ठीक है, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें जो है ये समझ आ जाए। ठीक है, और ये हमारा जो है कॉलम की वैल्यूज हैं, इसे भी हम फिल कर लेते हैं। अब ये देखिए, ना तो ABC कॉलम इस सीरीज में है, ना 0, 1, 2 कॉलम इस डाटा फ्रेम में है। तो पहले हमें कॉलम्स मैच करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 0, 1 और 2 कॉलम जो है वो ऐड करना पड़ेगा। इन्हें भी हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं कि हमारी एडिशन जो है वो हो गई है। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या स्टोर होंगी, कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी, सब में हम मान लीजिए यहाँ पे NaN डाल देते हैं। मैं शॉर्ट में सिर्फ N लिख रही हूँ, जल्दी जल्दी। यहाँ पे हमने तीनों कॉलम्स जो हैं वो ऐड कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले डाटा फ्रेम में भी तीनों कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। कौन से तीनों कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे, A, B एंड C। ठीक है, इसे हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों कॉलम्स में वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो यहाँ भी हमें क्या स्टोर करनी पड़ेगी, NaN वैल्यू जो है वो स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ भी NaN वैल्यू स्टोर कर दी। इसे भी हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो समझ आ जाए अच्छे से। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडेक्सेस जो हैं वो प्रॉपरली मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, इस वाले डाटा फ्रेम में हमारे पास ABC 0, 1, 2, 3, 6 इंडेक्सेस हैं कॉलम्स के, और ये जो सीरीज है इसमें भी हमारे पास 6 इंडेक्सेस हैं। कौन से, 0, 1, 2, A, B एंड C। अब हमारे इंडेक्सेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे लिए बेटर ये रहेगा कि हम ABC से 0, 1, 2 इस तरीके से कर लें ताकि जो है वो समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ABC 0, 1, 2 बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट, क्योंकि पहले हमारी मैचिंग परफॉर्म होती है और उसके बाद क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है। अब यहाँ पे ये कॉलम जो ये वाली जो रो है वो हर रो के साथ क्या हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, इस रो को कॉपी कर लेते हैं। अब ये हर रो के साथ क्या हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। और अब जो है इनका रिजल्ट स्टोर होगा। अब जब रिजल्ट स्टोर होगा तो रिजल्ट में हमारे पास कितने कॉलम्स आएंगे, 6 कॉलम्स आएंगे, 3 रो आएंगी। बट इस बार आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए, A, B और C कॉलम में यहाँ पे डाटा है, लेकिन यहाँ पे A, B और C कॉलम में कोई डाटा प्रेजेंट नहीं है, तो आउटपुट में NaN आएगा। 0, 1 और 2 कॉलम में यहाँ पे NaN है, यहाँ पे डाटा है, बट रिजल्ट यहाँ भी क्या हो गया, NaN हो गया। तो बेसिकली हमारा टोटल आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, NaN हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मैचिंग इंडेक्स नहीं है। और इस एग्जांपल को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0, 1, 2 कॉलम्स हमने ऐड किए और यहाँ पे हमने ABC तीनों कॉलम्स ऐड किए। ठीक है, ये यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, ये रो जो है वो हमारी सेम रहेगी, ये नीचे NaN नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये कॉलम्स हमने ऐड किए तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया, टोटल NaN हो गया, क्योंकि ABC में यहाँ वैल्यूज थी, बट ये वैल्यू किसके साथ ऐड हुई, NaN के साथ, तो यहाँ पे हमें NaN मिला। इधर 0, 1, 2 में NaN था, यहाँ 0, 1, 2 में डाटा था, बट अगेन जब NaN को किसी भी
इंटीजर के साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो नैन ही मिलेगा, तो टोटल आउटपुट हमारा क्या हो गया, नैन स्टोर हो गया। हम इसी चीज को प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, df1 माइनस रो की जगह क्या करना है, df1 माइनस कॉलन करना है। और अब हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेंगे। और ये लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट में हटा देती हूँ। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। तो ये देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला, नैन मिला, क्योंकि कोई भी मैचिंग इंडेक्स हमारे पास नहीं था। अब इसके साथ अगर हम एक्सप्लिसिटली कॉलम प्रोवाइड करें तो क्या होगा, ठीक है, वो पार्ट हम देखते हैं। डू यू नो हाउ दिस हैपन, कि ये जो हर जगह नैन नैन आया, ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज इंटरनली मैचिंग इज डन ऑन कॉलम्स ऑफ द डाटा फ्रेम, की इंटरनली जो मैचिंग है वो डाटा फ्रेम के कॉलम्स पे होती है। दैट इज व्हाई इवन दो वी एक्सट्रैक्टेड मिडिल कॉलम बी ऑफ df1 इन कॉलम ऑब्जेक्ट, वी एक्सपेक्टेड इट टू बी यूज्ड एज लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो बी कॉलम एक्सट्रैक्ट किया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरीके से यूज होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर को पाइथन जो है वो कैसे यूज करता है, इस तरीके से। बट पाइथन यूज्ड कॉलन एज दिस बिकॉज डिफॉल्ट मैचिंग इज ऑन एक्सिस कॉलम, क्योंकि डिफॉल्ट मैचिंग जो है वो किस पे होती है, कॉलम एक्सिस पे होती है, तो पाइथन ने उसे इस फॉर्मेट में यूज किया, ठीक है। बट अगर हम ये चाहें कि हमारा ये जो कॉलन वाला है वो इसी फॉर्मेट में यूज हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि मैचिंग जो है वो किस इंडेक्सेस पे हो, रो के इंडेक्सेस पे हो। बट यू कैन चेंज द मैचिंग एक्सिस बाय यूजिंग फंक्शंस। अगर हम ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमारे पास एक्सिस चेंज करने का कोई प्रोविजन नहीं होता, बट हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शंस भी होते हैं और उसमें अगर हम चाहें तो एक्सिस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन आपने पढ़े ही थे, एडिशन के लिए ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब फंक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL एंड डिवीजन के लिए div div मेथड हमारे पास होता है। सिमिलरली रिवर्स एडिशन के लिए radd, रिवर्स सब्ट्रैक्शन के लिए rsub, rmul एंड rdiv हमारे पास जो है वो अवेलेबल होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो चीजें नहीं पढ़ी है मैं उन्हें एक बार करके दिखा देती हूँ। अगर हम यहाँ इस ऑपरेशन को इस तरीके से ना लिख के हम यहाँ df1 माइनस कॉलन की जगह अगर हम ये यूज करें df1 डॉट सब और यहाँ पे ब्रैकेट में हम प्रोवाइड करें कॉलन, तो ये भी जो है वो हमारा बिल्कुल सेम काम करेगा जो पहले किया था। इसे रन करवा के देखिए, आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम मिलेगा, क्योंकि इसका काम क्या होता है, df1 माइनस कॉलन। सब्ट्रैक्शन फंक्शन जो है वो सब फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए ही यूज होता है। बट यहाँ पे एक एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या अवेलेबल होती है कि हम यहाँ एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कि फंक्शन के अंदर अगर हम एक्सेस इज इक्वल टू रोज दे दें तो हमारे किसके इंडेक्सेस मैच होंगे, रोज के इंडेक्सेस मैच होंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट कंप्यूट होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, क्योंकि जब हम रो के इंडेक्सेस मैच करेंगे तो इस बार हमारे इंडेक्सेस सीरीज के ये थे और यहाँ पे डाटा फ्रेम की रो के इंडेक्सेस भी जो थे वो सेम यही थे, तो इंडेक्सेस मैच हो गए और ये इस तरीके से ब्रॉडकास्ट हो जाएगी कि फर्स्ट कॉलम के लिए ये यही सीरीज, सेकंड कॉलम के लिए भी सेम सीरीज और थर्ड कॉलम के लिए भी सेम सीरीज, और फिर उनकी जब एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी यहाँ ये साइन गलत लगा हुआ है, हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो है यहाँ स्टोर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन की जगह आप एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। हम यहाँ कॉलम के साथ कोमा लगा के प्रोवाइड कर देते हैं एक्सेस इज इक्वल टू रोज। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिला, इस तरीके से कि हमारा कॉलन जो है वो हर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। हम चाहें तो यहाँ एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सब्ट्रैक्शन फंक्शन में ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। अगर आप इस तरीके से ऐड करेंगे तो वो एडिशन भी जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऐड फंक्शन में भी जो है हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हर प्लेस पे क्या मिलेगा, नैन मिलेगा। तो आई होप ये चीज जो है वो सबको समझ आ गई होगी, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बट फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन की जगह हम ऐड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, डिवीजन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास रिवर्स सब्ट्रैक्शन, रिवर्स एडिशन, रिवर्स डिवीजन, ये सब चीजें होती हैं, तो आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। उन सब में हमारे पास
एक्सप्लिसिटली एक्सेस प्रोवाइड करने की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है कि अगर हम यहाँ चाहें तो एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हम नहीं प्रोवाइड करते तो बाय डिफॉल्ट कॉलम्स के इंडेक्सेस जो हैं वो मैच होते हैं। ये हमें एग्जांपल्स जो हैं वही करके दिखाए हुए हैं। df1 डॉट आर सब किया है, रिवर्स सब्ट्रैक्शन होता है। इसके बाद एडिशन करके दिखाई है जो मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे लेकिन इन्होंने किया क्या है, df1 डॉट एड रो के साथ हमने क्या किया है, एक्सेस प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब इसे समझने के लिए या तो आप एक्सेल फाइल से यूज कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम फर्स्ट डाटा फ्रेम ही ले लेते हैं। ये है हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम। और हमने जो रो एक्सट्रैक्ट की थी वो हमारी कौन सी रो थी, ये सेकंड वाली रो थी, ये वाली रो हमने एक्सट्रैक्ट की थी। तो इस रो को हम जो है यहां से कॉपी कर लेते हैं। ये रो थी हमारे पास और इसके इंडेक्सेस हमारे पास क्या थे, ए बी एंड सी। ठीक है, अब इस रो को जब हमने ऐड किया है, अब देखिए यहाँ पे कि इन्होंने किया क्या है, df1 के साथ रो को ऐड किया, लेकिन किसके बेसिस पे, एक्सेस क्या प्रोवाइड किया, रो, यानी कि किसके इंडेक्सेस मैच करने हैं, रो के इंडेक्सेस मैच करने हैं। तो यहाँ पे रो के इंडेक्सेस क्या हैं, 0, 1 एंड 2। तो यानी कि इन्होंने क्या किया कि इसे, ये जो इंडेक्सेस थे, इन्हें किसका इंडेक्स बनाया, रो का इंडेक्स बनाया इस तरीके से। और यहाँ पे जो वैल्यूज ली वो भी हमारे पास इस तरीके से आ गई, ये 5 एंड देन यहाँ पे 6। ठीक है, और ये जो है इंडेक्सेस हमारे हट गए, यानी कि अब ये जो है वो हमारा किस तरीके से यूज होगा, ये हमारा इस तरीके से यूज होगा। और अब जब ये इस तरीके से यूज होगा तो आप देखिए रो के इंडेक्सेस मैच कर रहे हैं, यहाँ इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, यहाँ इंडेक्सेस हैं ABC। तो इंडेक्सेस आपस में मैच ही नहीं हो रहे, तो पहले क्या होगी, मैचिंग परफॉर्म होगी, यानी कि यहाँ पे भी कौन से इंडेक्सेस ऐड हो जाएंगे, A, B एंड C इंडेक्सेस यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। और सिमिलरली यहाँ पे डाटा जो है वो सब में क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। मैंने यहाँ 0 इसलिए लिया है क्योंकि नैन हमें बार बार टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही थी। हम यहाँ एक्सेल फाइल में कुछ भी ले सकते हैं, आउटपुट में जो हमारा पाइथन सॉफ्टवेयर है वो हमें क्या देगा, नैन देगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें कौन से कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे, कॉलम्स 0, 1 एंड 2। तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। हमारे पास कौन कौन से हो गए, 0, 1, 2 और उसके बाद हमारे पास A, B एंड C जो हमारे कॉलम्स थे वो आ जाएंगे। अब 0, 1 एंड 2 में यहाँ पे हमने वैल्यूज क्या ले ली, नैन वैल्यू हमने यहाँ पे 0 लिया है और कॉलम्स में हमारे पास वैल्यू क्या थी, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये हमारा डाटा हो गया। अब जब मैचिंग परफॉर्म होगी तो इन 6 कॉलम्स के बेसिस पे होगी। अब 0, अब ये ब्रॉडकास्ट होगा हमारा, ये हमारे इंडेक्सेस हैं और ये जो है वो हमारी क्या है, वैल्यूज। अब जब मैचिंग हो रहे हैं इंडेक्स, अब हम इसे ब्रॉडकास्ट करेंगे तो हमारा ये वाली जो है ये हम क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे A कॉलम के लिए भी, B कॉलम के लिए भी और C कॉलम के लिए भी। ये B कॉलम के लिए और ये C कॉलम के लिए। ठीक है, तो अब जब हमारा रिजल्ट परफॉर्म होगा तो 0, 1 और 2 रो में यहाँ पे डाटा है बट यहाँ नैन वैल्यू है तो रिजल्ट नैन हो गया। A, B और C में यहाँ नैन है, यहाँ डाटा है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, नैन वैल्यू हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा जो है आउटपुट वो इस तरीके से आया कि 6 रो हैं और 3 कॉलम है लेकिन डाटा सब में क्या है, नैन है। इसे आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। df1 डॉट एड, यहाँ पे अगर हमने रो को ऐड किया जो हमारी रो वाली सीरीज थी और एक्सेस भी हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे रोज वाला एक्सेस जो है वो हमने प्रोवाइड कर दिया, तो इस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नैन आएगा। 6 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे और सब में रिजल्ट क्या है, हमारा नैन स्टोर्ड है। इसी तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन हमें करके दिखाई है और इसके साथ ही हमारा जो है वो मैचिंग और ब्रॉडकास्टिंग वाला टॉपिक जो है वो
फिनिश होता है। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साथ साथ प्रैक्टिकल करके देखिए, चीजें आपको खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हैंडलिंग मिसिंग डाटा, कि जो ये मिसिंग वैल्यूज होती है, नैन वैल्यूज होती हैं, उन्हें हम अपने डाटा फ्रेम में कैसे हैंडल करें। तब तक के लिए इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए और अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। ओके, बाय बाय।